और अब बात कल से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच की कर लेते हैं। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम 1-0 से आगे है और ऐसे में कैरेबियाई टीम के पास इतिहास रचने का मौका है। 1988 के बाद पहली बार इंग्लैंड की सरजमी पर वेस्टइंडीज कोई सीरीज जीत सकती है। कैसे कैरेबियाई खिलाड़ी कर सकते हैं मैनचेस्टर के महाभारत में कमाल, रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर के महाभारत के लिए तैयार है वेस्टइंडीज। इंग्लैंड के खिलाफ इतिहास रचने के फिराक में कैरेबियाई टीम। बैकफुट पर खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार है कैरेबियाई धुरंधर। अगर देखें तो कोरोना के बीच पहली जंग वेस्टइंडीज ने अपने नाम की। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज ने साउथहैम्पटन टेस्ट जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल की। अगर कल से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में बाजी वेस्टइंडीज मार लेती है तो फिर 1988 के बाद पहला मौका होगा जब कैरेबियाई टीम इंग्लैंड की सरजमी पर कोई टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब होगी। जाहिर है वेस्टइंडीज के खिलाड़ी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे और पूरी कोशिश करेंगे जीत अपने नाम करने की। 1988 में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4-0 से मात दी थी। वैसे पाकिस्तान के बल्लेबाज शान मसूद मानते हैं कि इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज से काफी मजबूत है। उनका कहना है इंग्लैंड की टीम काफी अनुभवी और मजबूत है। उनके शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी भी कमजोर नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड ने जब दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट सीरीज जीती थी तो इन्हीं बल्लेबाजों ने रन बनाए थे। इसमें कोई दो राहें नहीं कि इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज से ज्यादा अनुभवी है, लेकिन दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के युवा खिलाड़ियों ने ये दिखा दिया है कि उनमें भी जोश है और विदेशी मैदान पर उनकी टीम जीत सकती है। इंग्लैंड के लिए एक अच्छी बात ये है कि उनके कप्तान जो रूट वापसी कर रहे हैं, ऐसे में इंग्लैंड की बल्लेबाजी मजबूत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि कल से शुरू हो रहे मैनचेस्टर टेस्ट में किस टीम का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन इस बात की तो पूरी गारंटी है कि मैच सुपरहिट साबित होने वाला है, क्योंकि इस मैच को सिर्फ वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के फैंस टीवी पर नहीं देख रहे, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस टेस्ट सीरीज पर है। भारतीय फैंस के साथ साथ भारतीय खिलाड़ी तक इस सीरीज का लुत्फ उठा रहे हैं। पहले मैच में जीत हासिल करने के बाद विराट कोहली समेत सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे भारतीय धुरंधरों ने वेस्टइंडीज को जीत की बधाई दी है। नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले आईपीएल की करेंगे। आईपीएल का आयोजन हर साल में होगा क्योंकि सरकार भी ये चाहती है। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से बीसीसीआई ने सारा प्लान तैयार कर लिया है। 17 जुलाई को मीटिंग है, जिसके बाद आईपीएल की तारीखों का ऐलान हो सकता है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आईपीएल का आयोजन इस बार यूएई में हो सकता है। कोरोना के बीच आखिर कैसे बीसीसीआई ने तैयार किया है आईपीएल 2020 का माह प्लान, देखिए रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आईपीएल में बीसीसीआई ने कर लिया है बड़ा फैसला। आईपीएल 2020 का आयोजन हो सकता है यूएई में। आखिरी मुहर लगाने के लिए बीसीसीआई तैयार है। आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों को मिल गया है दिशा निर्देश। 17 जुलाई को हो सकता है यूएई में आईपीएल के आयोजन का ऐलान। कोरोना की वजह से आईपीएल को फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ न सिर्फ आईपीएल टीम मालिक आईपीएल का आयोजन कराना चाहते हैं, बल्कि खिलाड़ी भी आईपीएल के पक्ष में हैं। यहाँ तक कि विदेशी खिलाड़ी भी ये कह रहे हैं कि अगर T20 वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं होता है तो फिर आईपीएल होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने T20 लीग बैश की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 दिसंबर से बिग बैश लीग के मैच खेले जाएंगे। साथ ही इसी दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। जाहिर है खेल की वापसी हो रही है, ऐसे में आईपीएल का आयोजन भी कराने के लिए बीसीसीआई पूरी तरह से तैयार है। माना जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर के बीच आईपीएल का आयोजन हो सकता है। वैसे बोर्ड ने टीम मालिकों से साफ कर दिया है कि आईपीएल के आयोजन से पहले 3 हफ्ते का हर टीम अपना कैंप लगाए। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों से आई खबर के मुताबिक यूएई में आईपीएल 2020 का आयोजन हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई में अगर नाटकीय ढंग से कोरोना में सुधार हो जाता है तो फिर मुंबई आईपीएल के लिए पहली पसंद होगा। हर चीज पर नजर रखी जा रही है। जल्द ही आईपीएल को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है।
दरअसल सरकार भी ये चाहती है कि आईपीएल का आयोजन हो, क्योंकि आईपीएल नहीं होने से न सिर्फ खिलाड़ी, बीसीसीआई और टीम मालिकों को नुकसान होगा, बल्कि देश को भी इससे काफी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि आईपीएल से टैक्स के रूप में भारत सरकार को अच्छी खासी आमदनी होती है। साथ ही आईपीएल होने पर कई सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी। जाहिर है आईपीएल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि ये देश की भी जरूरत है। और अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत ने काफी कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है, कायम की है। पंत को धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वहीं पंत का ये कहना है कि उनको सबसे ज्यादा मजा धोनी के साथ बल्लेबाजी करने में आता है। धोनी अगर मैदान पर होते हैं तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। आखिर क्यों धोनी को पंत अपना सबसे अच्छा पार्टनर मानते हैं, देखिए। लॉकडाउन के बाद पहली बार ऋषभ पंत ने की प्रैक्टिस। सुरेश रैना ने पहली बार किया पंत को गाइड, और अब पंत ने सबके सामने रख दी अपनी बात। विराट नहीं, रोहित नहीं, बल्कि धोनी के साथ ऋषभ पंत को आता है बल्लेबाजी करने में सबसे ज्यादा मजा। पंत धोनी को मानते हैं अपना सबसे अच्छा पार्टनर। ऋषभ पंत टीम इंडिया का वो विकेटकीपर बल्लेबाज जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराधिकारी माना जाता है। पंत ने काफी कम समय में अपनी एक अलग पहचान कायम की है। हालांकि पिछला साल उनके लिए कुछ खास नहीं रहा था। पंत में लोगों को काफी हुनर नजर आता है, ये बात 100% सच भी है। लेकिन ऋषभ पंत को अभी टीम में अपनी जगह पूरी तरह से पक्की करनी है। पंत ने धोनी को लेकर एक बयान दिया है। पंत का कहना है कि वो धोनी के साथ बैटिंग का सबसे ज्यादा लुत्फ उठाते हैं। मेरे फेवरेट बैटिंग पार्टनर धोनी है, लेकिन ये बहुत कम बार होता है कि मैं उनके साथ बल्लेबाजी करूं। अगर वो मैदान पर हैं तो सब कुछ आसान लगता है। वो प्लान बनाते हैं और आपको बस फॉलो करना है। जिस तरह से उनका दिमाग काम करता है वो अद्भुत है, खासकर रनों का पीछा करने के दौरान। हालांकि धोनी के अलावा ऋषभ पंत विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन को भी अपना फेवरेट बैटिंग पार्टनर मानते हैं। पंत की बातें ठीक भी हैं। धोनी जब मैदान पर होते हैं तो फिर वो सामने वाले पार्टनर का काम आसान बना देते हैं। धोनी के पास एक अच्छा खासा अनुभव है, जिसका फायदा बल्लेबाजी के दौरान युवा खिलाड़ियों को भी होता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में पंत को एक बार फिर से धोनी के साथ बल्लेबाजी का मौका मिलेगा। वैसे भी ऋषभ पंत को एक ऐसे कोच की जरूरत है जो उनको ये बता पाए कि उनमें कितना टैलेंट है। अक्सर मैदान पर पंत जल्दबाजी के चक्कर में आउट हो जाते हैं। ऐसे में पंत को मैदान पर कोई ये बताने वाला होना चाहिए कि ठीक करके कैसे लंबी पारी खेलनी है। और अब बात कर लेते हैं मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी ने सिलेक्टर्स के खिलाफ बागी तेवर दिखाए हैं। तिवारी को सिलेक्टर्स की बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में मनोज तिवारी ने सिलेक्शन मीटिंग की बातों को लाइव दिखाए जाने की मांग की है, ताकि खिलाड़ियों को ये पता चल जाए कि उनका टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। आखिर मनोज तिवारी क्यों हो गए हैं बागी, देखिए। पिछले काफी वक्त से टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई पूर्व खिलाड़ी और कई ऐसे खिलाड़ी जो टीम से काफी वक्त से बाहर है, उन्होंने सिलेक्टर्स पर कई बार निशाना साधा है। अब इस कड़ी में टीम इंडिया से करीब 5 साल बाहर बैठे मनोज तिवारी का नाम भी जुड़ गया है। मनोज तिवारी ने सिलेक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाइव होनी चाहिए चयन प्रक्रिया, ताकि खिलाड़ियों को पता चले क्यों नहीं हुआ उसका सिलेक्शन। 34 साल के मनोज तिवारी पिछले 5 साल से टीम इंडिया से पूरी तरह बाहर है। मनोज तिवारी ने आखिरी इंटरनेशनल मैच 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था, लेकिन अब मनोज तिवारी टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर दिए अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में है। एक लाइव चैट करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, टीम का चयन टीवी पर लाइव आना चाहिए, जिससे हम देख सके कि कौन सा सिलेक्टर किस खिलाड़ी के बारे में क्या कह रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि खिलाड़ी का चयन सही था या नहीं। अगर देखें तो मनोज तिवारी ने 2008 में डेब्यू किया था और 2008 से 2015 के बीच मनोज तिवारी को सिर्फ 12 वनडे और 3 T20 खेलने का मौका मिला। मनोज तिवारी एक शतक भी लगा चुके हैं। ये बात सच है कि मनोज तिवारी को मौके नहीं मिले और शायद यही वजह है कि अब उनका दर्द सामने आ रहा है। हम जब भी चयनकर्ताओं से पूछते हैं कि हमें टीम में क्यों नहीं चुना गया, तो वो एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहते हैं। इसलिए चीजें साफ करने के लिए चयनकर्ताओं की बैठक लाइव होनी चाहिए।
हमने कई मामले ऐसे देखे हैं जब खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं मिलती तो सिलेक्टर्स उन्हें इसकी वजह तक नहीं बताते। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो खिलाड़ी जरूर सवाल करेंगे। हमने मुरली विजय, करुण नायर, श्रेयस अय्यर को कहते सुना है कि उन्हें टीम से बाहर करने से पहले किसी सिलेक्टर ने बात नहीं की। जाहिर है मनोज तिवारी ने एक तरह से गंभीर सवाल उठाए हैं। उम्मीद है कि बीसीसीआई मनोज तिवारी की बातों पर गौर करेगा और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश बोर्ड करेगी। और अब बात गेंदबाजों की करते हैं। कोरोना की वजह से गेंदबाज लार का इस्तेमाल गेंद चमकाने के लिए नहीं कर सकते। नए नियम के मुताबिक गेंदबाजों की ये परेशानी बढ़ चुकी है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन वेस्टइंडीज के खिलाफ लाचार नजर आए और अब यही चुनौती भारतीय गेंदबाजों के सामने रहने वाली है। ऐसे में टीम इंडिया के गेंदबाजों को ऐसा प्लान तैयार करना होगा ताकि वो लार के आगे लाचार नजर न आए। कोरोना की वजह से खत्म हो गई है तेज गेंदबाजों की ताकत। कोरोना के प्रकोप से जेम्स एंडरसन हो गए हैं कमजोर। नए नियमों से खत्म हो रहा है जिमी एंडरसन का वर्चस्व। इंग्लैंड के सबसे बड़े तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन विंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में काफी औसत दिखाई दिए। एंडरसन के गेंदों में वो धार नजर नहीं आई जो आमतौर पर दिखाई पड़ती थी। एंडरसन की स्विंग उस मैच में गायब हो गई थी, जिसकी वजह कोरोना काल के बाद लागू किए गए नए नियम है। दरअसल विंडीज के खिलाफ पहले मैच में एंडरसन ने कोरोना वायरस की वजह से गेंद पर लार नहीं लगाई, जिसकी वजह से उनकी गेंद स्विंग ही नहीं हुई। ऐसे में वो विंडीज के बल्लेबाजों के सामने बेहद ही औसत नजर आए। ऐसे में भारत के दो पूर्व तेज गेंदबाजों का मानना है कि इस नए रूल की वजह से टेस्ट क्रिकेट से स्विंग तो ठीक है, रिवर्स स्विंग भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में खेले गए पहले टेस्ट को ध्यान से देखें तो अब टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्विंग गायब हो जाएगी। इरफान पठान के मुताबिक लार मोटी होती है और उससे रिवर्स स्विंग पर ज्यादा असर पड़ता है। कोरोना महामारी के रहने तक लार के इस्तेमाल पर रोक रहेगी और तेज गेंदबाजों की राह मुश्किल होने वाली है। वहीं एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा, एंडरसन कई बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाल रहे थे, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करते। ड्यूक गेंद स्विंग ही नहीं ले रही थी क्योंकि लार के बिना चमक नहीं थी। वो अपनी क्षमता का आधा भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। जाहिर है नए नियमों की वजह से तेज गेंदबाजों की क्षमता पर असर तो पड़ेगा, लेकिन उन्हें भी इसका हल निकालना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में विंडीज के तेज गेंदबाज जेसन होल्डर हो या गैब्रियल, दोनों ने काफी हद तक अपनी पैंट से गेंद रगड़ उसकी शाइन बरकरार रखने की कोशिश की। ऐसे में बाकी गेंदबाजों को भी गेंद की शाइन बनाए रखने के लिए दूसरे उपाय सीखने होंगे जो नियमों का पालन करते हुए पूरे हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।